विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, वेदरिंग अपक्षय के प्रकार। पूर्व में भी अपक्षय के को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। आज पढ़ेंगे अपक्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय तीन प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक, यांत्रिक, दूसरा रासायनिक और जैविक। भौतिक के अपक्षय में ताप परिवर्तन द्वारा पिंड विघटन, ताप परिवर्तन द्वारा कणदार विघटन, तुषार द्वारा पिंड विघटन तथा वायु द्वारा अपर्दन, वर्षा जल तथा ताप द्वारा शैल भंजन, दाब मुक्ति के कारण विघटन। दूसरा है रासायनिक। रासायनिक के अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, सिलिका का पृथक्कीकरण, जल संयोजन, जल अपघटन। तीसरा है जैविक में वनस्पति, जीव जंतु और मानव। अब इसको विस्तार से लेते हैं। अपक्षय के प्रकार। पहला है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। सूर्य ताप, तुषार, जल, वायु दबाव तथा गुरुत्व के कारणों से चट्टानों के विघटन को भौतिक अपक्षय कहते हैं। इन कारकों द्वारा चट्टानों के कण विस्तृत तथा संकुचित होते रहते हैं तथा इस प्रकार की क्रिया के लगातार चलने के कारण चट्टानों की परतें टूट जाती है। यद्यपि इस प्रकार के विघटन में ताप का सर्वाधिक महत्व रहता है, परंतु दाब, जल जमाव तथा पिघलाव भी महत्वपूर्ण कारक है। भौतिक अपक्षय शुष्क प्रदेशों में सर्वाधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण की विभिन्नता सबसे अधिक रहती है। इसके निम्न कारण है। पहला, ताप परिवर्तन द्वारा पिंड विघटन। ताप परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव रवेदार आग्नेय तथा ग्रेनाइट चट्टानों पर पड़ता है। ब्लैकफील्डर ने सबसे पहले स्पष्ट किया कि तापमान की विभिन्नता के कारण चट्टानों में विघटन होता है। चैपमैन तथा ग्रीनफील्ड ने स्पष्ट किया कि तापमान की विभिन्नता के कारण चट्टानों का पहले पिंड विघटन, तदनुप्रांत कणदार विघटन होता है। इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट चट्टानों पर अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। रात्रि में चट्टानें सिकुड़ते हुए टूटना शुरू होती है। टूटने की प्रक्रिया, सिकुड़ते हुए इनमें चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। क्रम से प्रसार तथा संकुचन से शैले में तनाव के कारण संधियाँ विकसित हो जाती है और संधियों के सहारे बड़ी चट्टानें बड़े पिंडों में टूटती है। इसके विपरीत समान खनिज या शिलाचूर्ण से निर्मित चट्टानों में तापीय परिवर्तनों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे शैले तथा बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव परस्पर अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ की पतली सतह द्वारा अलग होने के कारण कम पड़ता है। ताप परिवर्तन द्वारा कणदार विघटन। ये विघटन पिंड विघटन का ही उत्तरोत्तर प्रकार है। मरुस्थलीय भागों में तापांतर की अधिकता से बड़े कणों वाली चट्टानें, खनिजों की बहुलता तथा विभिन्न रंगों की चट्टानों में कणदार विघटन प्रधान रहता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रेनाइट लावा के आंतरिक भाग में ठंडी होती है। इसमें चट्टान कण मोटे तथा विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इनमें ताप ग्रहण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जिससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में अपघटित होकर बिखर जाती है। यह प्रक्रिया भंजन कहलाती है। तीसरा है तुषार द्वारा पिंड विघटन। शीतोष्ण, शीत, उच्च पर्वतीय तथा
मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात्रि में तापमान न्यून होने से तुषारपात होता है तथा जल के जमने तथा पिघलने के क्रम से बड़े बड़े शिलापिंडों का विघटन हो जाता है। ये बालू का सेल परतदार तथा रंध्रयुक्त सेल में सर्वाधिक होती है, क्योंकि जल के जमने से उसके आयतन में 10% की वृद्धि होती है तथा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 किलोग्राम का दबाव पड़ता है। लगातार दबाव से संधियों का विस्तार होता रहता है और खंडित सेलों ढालों से सटककर तलहटी में थालस या स्क्री के रूप में एकत्रित हो जाती है। अवतरण चट्टानों की भारी परतों में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के पुनरावर्तन होते रहने से तथा जल के जमने और पिघलने के भी पुनरावर्तन होते रहने से चट्टानों की ऊपरी परतों में उत्खंडन होने लगता है, अर्थात उन सेलों की ऊपरी परतों में से शिलाओं के ऊपर की परत उतरने लगते हैं और इस क्रिया को परतों का उत्पाटन कहते हैं। जब ये उत्पाटन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो सेलों की ऊपरी परतों की शिलाओं के कोने निकले हुए भाग धीरे धीरे विखंडित होकर टूटने लगते हैं और वे ऊपरी शिला परतों के आवरण गोलाब आकृति धारण कर लेते हैं, अतः इसे गोलाब अवक्षय कहते हैं। कुछ सेलें ऐसे होती है जिन पर गोलाब अवक्षय क्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। उदाहरण के लिए आग्नेय सेलों में ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो सेलों की भू आकृतियों पर अवक्षय का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि इन सेलों में फेल्सपार नामक खनिज की बहुत बड़ी मात्रा होती है और जब उस फेल्सपार का रासायनिक अपक्षय होता है तब उससे अन्य प्रकार के खनिज उत्पन्न हो जाते हैं जिनका आयतन बहुत बढ़ा हुआ होता है। अतः उनके द्वारा उत्पन्न किए प्रतिबलों के कारण सेल की ऊपरी परतें उत्पादित होती रहती है। परत उत्पाटन क्रिया द्वारा जो विशाल गुंबद आकृतियाँ निर्मित हुई है उनके उदाहरण अमेरिका में जॉर्जिया राज्य का स्टोन पर्वत, योसेमाइट पार्क के गुंबद जो कैलिफोर्निया में, और ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो नाम के बंदरगाह पर सुगरलोक नाम का गुंबद है। दाब मुक्ति पांचवा है इसका कारण। पर्वत आदि उन भू आकृतियों में जिनमें ऊपरी सेल परतों से उनके नीचे की सेल परतें अधिक रूपांतरित या अधिक बड़े कणों की आग्नेय सेलें होती है, वहाँ अपरदन की क्रिया द्वारा ऊपरी परतों के अपरदित हो जाने के पश्चात उन नीचे की सेलों पर दबाव कम हो जाता है। तब उन आग्नेय सेलों या रूपांतरित सेलों के छिद्रों के द्वारा जल अपनी तुषार क्रिया आरंभ कर देता है। इस तुषार क्रिया में जब ऊपर की दिशा में तुषार उभरने की क्रिया होती है तो उससे उत्पन्न हुए प्रतिबल के कारण ऊपरी आवरण की सेलें विखंडित हो जाती है और दरारें और विभंग उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊपरी परत की शिलाएं विघटित होने लगती है। चौथा है वर्षा जल तथा ताप द्वारा सेल भंजन। ग्रीक्स के अनुसार उष्ण तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन के समय तप्त हुई सेलों पर अचानक वर्षा जल के छींटे पड़ने पर चट्टानें चटकने लगती है तथा शैल छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती है। गुरुत्व अनेक सेलें जिनमें बड़े बड़े जोड़ उत्पन्न हो जाते हैं पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण टूट जाती है। गुरुत्व का प्रभाव क्षीण होता है, परंतु तड़की हुई सेलों को तोड़ने में गुरुत्व का महत्व कम नहीं है। अब दूसरा रासायनिक अपक्षय। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जल वाष्प की प्रधानता होती है, परंतु जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता, अर्थात जब तक ये शुष्क होते हैं तब तक अपक्षय की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन होते हैं, परंतु जैसे इनका संयोग जल से हो जाता है ये सक्रिय घोलक साधन हो जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत चट्टानों के ऐसे पदार्थों तथा खनिजों की रचना हो जाती है जो या तो मूल पदार्थ से अधिक आयतन वाले या कम आयतन वाले होते हैं। चट्टानों के खनिजों में इस नवीन अवस्था के कारण उनमें वियोजन प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय का कार्य पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के प्रभाव से ये रासायनिक परिवर्तन कई रूपों में संपन्न होते हैं। इनका अलग अलग
उल्लेख आवश्यक है। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। उष्ण, उपोष्ण तथा शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय होता है। इसमें पहला लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया विशेषकर उन चट्टानों में सक्रिय रहती है जिनमें लोहे के सल्फाइड, कार्बोनेट एवं सिलिकेट के अंश सम्मिलित है। ऑक्साइड के कारण रंग विभेद मुख्य स्थान रखता है। एम्फीबॉल्स एवं परोक्सिन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक लक्षित होता है। ऑक्सीकरण का प्रभाव ओलिव पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। सिलिका युक्त लोहे पर जब जल प्रवाह डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका एसिड और लोह ऑक्साइड टूट जाता है। आग्नेय चट्टानों में लोहे के सल्फाइड या पायराइट के रूप में पाया जाता है। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्राय जंग लग जाता है, जिस कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती है एवं नियोजन होने लगता है। कभी कभी ऑक्सीकरण तथा जल योजन की क्रियाएं साथ साथ कार्य करती है। उदाहरण के लिए लोहे के ऑक्साइड पर जल योजन होने से मिट्टियों का रंग पीला अथवा नारंगी हो जाता है। कार्बोनेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, और इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों में घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं। इसी कारण से कार्बोनेट्स को घोलन भी कहा जाता है। जब लोहा सल्फाइड या पायराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल का प्रभाव होता है तो उसके क्रम से लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होता है तथा जल के साथ शीघ्रता से चट्टानों से अलग होकर मिल जाता है। हाइड्रेशन, जल योजन। जब पानी या वर्षा का जल चट्टानों के अंदर प्रविष्ट होता है तो चट्टानें जल को सोख लेती है, तो जल योजन कहलाता है। चौथा है सिलिका का पृथक्कीकरण। ताप की अधिकता तथा रासायनिक संयोगों का संपर्क जब चट्टानों से होता है तो उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। सिलिका का अंश जिन चट्टानों में सबसे अधिक होता है उनमें अधिक परिवर्तन होते देखा गया है। चट्टानों से सिलिका का पृथक्करण सिलिका विघटन कहलाता है। तीसरा जैविक अपक्षय। शैलों के खनिज तत्वों में वनस्पति तथा जंतुओं के द्वारा भी अपक्षय क्रिया होती है, जिसे जैविक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। मृत्तिकाओं के निर्माण में इस जैविक अपक्षय का बहुत बड़ा योगदान है। जैविक अपक्षय के नियम दो भेद है। पहला, वनस्पति द्वारा अपक्षय। सेल कणों के टूटने और विखंडन होने के पश्चात खनिजों की एक ऐसी परत इकट्ठी हो जाती है जिसमें वनस्पति उत्पन्न होती है और बढ़ती है। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करके फैलती है। उस प्रसार से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वह सेल परतों में दरारें उत्पन्न करता है और उनको बढ़ाता है, जिसके कारण चट्टानें ढीली होकर कमजोर होती है और उनके खंड अलग होने लगते हैं। वनस्पति द्वारा की गई ये क्रिया भौतिक अपक्षय का ही एक रूप है। इससे चट्टानों की ऊपरी परतों में संस्तरण तलों, संस्तरण संधियों, भ्रंशों और जोड़ों का निर्माण होता रहता है। वृक्ष और पौधों की जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जो भी दरारें मिलती है उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। छोटी वनस्पति लाइकेन भी भीगने के बाद फूलकर बढ़ जाती है और फैलती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। इसके फैलने और सूखने से सेलों के भुरभुरे कण पृथक होकर गिरते हैं। वनस्पति द्वारा रासायनिक अपक्षय को भी अधिक तीव्र किया जाता है। वनस्पतियों की जड़ें मृत्तिका में से घुलनशील खनिजों में और जल की आर्द्रता को ग्रहण करती है तथा वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन करती रहती है, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती है। वृक्षों, झाड़ियों, घास तथा पौधे आदि की जड़ों में बहुत बारीक बारीक जीवाणु रहते हैं जो सेलों के रासायनिक परिवर्तन में कार्यरत रहते हैं। मृत्तिका में वनस्पति का अवशिष्ट भाग ही की सड़न तथा जीवाणु की प्रतिक्रियाओं से ह्यूमस पदार्थ की उत्पत्ति होती है जो मृत्तिका के उपजाऊपन में वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए समस्त साइबेरियन और सोवियत संघ
छोटी वनस्पतियां जैसे शैवाल, काई, फंजाई तथा लाइकेन भी रासायनिक अपक्षय को प्रोत्साहन देती है। ये छोटी वनस्पतियां नग्न वनस्पतियों उन चट्टानों पर उगती है। अब अपन लेते हैं जंतुओं द्वारा अपक्षय। जंतुओं, कीड़े मकोड़ों और बिल खोदकर भूमि की भीतरी परतों में निवास करने वाले जीवों के द्वारा भी जैविक अपक्षय होता है। बिलकारी जीवों में खरगोश भी जो बड़े आकार के तथा चूहा, केंचुआ, चींटियां, दीमक आदि छोटे आकार के हैं। ये जीव मिट्टी को अपने बिलों से बाहर निकालते रहते हैं और अपनी मांदी या बिल के मुखों के समीप एकत्रित करते रहते हैं। इनके द्वारा मिट्टी के कणों में खनिज तत्वों का विनिमय होता रहता है, जिसके कारण अम्लीय गुण वाले और सारे गुण वाले खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, लवण आदि का पारस्परिक मिश्रण होता रहता है, जिसके कारण चट्टानों की ऊपरी परतों में पोडजोली भवन, लेटराइटन, कैल्सीकरण आदि अपक्षयकारी क्रियाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में होती रहती है। इस प्रकार चट्टानों के अम्लीय खनिजों और क्षारीय खनिजों के परस्पर मिलने से रासायनिक अपक्षय की क्रिया अधिक तीव्र हो जाती है। तीसरा है मानव। सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मानव है, जो अपक्षय क्रिया की गति को अपने कार्य द्वारा मंद या तीव्र करता रहता है। जहाँ मानव ने वनों को काट दिया और भूमि के उपयोग में कम समझदारी से काम लिया, वहाँ अपक्षय, अपरदन, भूसरण की क्रिया की गति तीव्र हो गई है। खाने खोदने, कोयला और खनिज धातुएं बाहर निकालने से भी अपक्षय प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। आज अपन ने अध्ययन किया अपक्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदरिंग।